आप सीधे 112 पे कॉल करिए और किसी नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको तुरंत हेल्प मिलेगी, वहाँ पहुँचेगी हेल्प आपके पास। वो सरकार के द्वारा चुना गया है रायपुर शहर में। क्या डायल 100 और डायल 101 की तरह भी इसका सिस्टम है, या फिर जिस तरह से आपातकालीन तुरंत सेवा लोगों को मुहैया कराई जाएगी उसमें उस तरह से एक्साइटेड होकर काम किया जा रहा है, और क्या कि इसके सफल होने की कितनी गारंटी है? एक्चुअली डायल 112 पहले अलग अलग नंबर थे, 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर। अब 112 हो गया, इसका नाम ही है एक के नंबर सब्बोबर। जी जी। तो आप 112 में कॉल करिए अगर आपको फायर सर्विस चाहिए उसके लिए भी, एम्बुलेंस चाहिए उसके लिए भी, और कोई एक्सीडेंट अगर होता है, पुलिस हेल्प चाहिए उसके लिए भी। तो आप सीधे 112 पे कॉल करिए और किसी नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको तुरंत हेल्प मिलेगी, वहाँ पहुँचेगी हेल्प आपके पास। सर, रायपुर में अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, महीना 2 महीने पहले, और कंटिन्यू क्राइम का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई किसी को चाकू मार के चला जा रहा है। अभी स्टेशन पर भी कुछ दिन पहले घटना घटी थी, तो मैं पेपर में पढ़ रहा था, नॉर्मल बातचीत नहीं। तो सर इतना, जैसे आप बता रहे, इतना सिस्टम इतना कड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है कि छोटी सी बात पर, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात पर लोगों को चाकू मार दे रहे हैं। इतनी बड़ी घटना। देखिए, चाकू मारना, मर्डर, ये सब जो होता है, अगर वो प्लान्ड है तो फिर वो गड़बड़ है कि कोई गैंग चल रहा है इस टाइप का। अगर अचानक से कोई चाकू मार रहा है तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है जिसने चाकू मारा, अगर अरेस्ट नहीं करती है तो पुलिस की कमी मानी जाएगी। दूसरी बात कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, तो इस टाइप की घटनाएँ ही बढ़ती हैं। आप कहीं भी देख लेंगे, डेमोग्राफी पढ़ लेंगे अगर, तो कहीं भी आप चाहे USA में देख लीजिए, चाहे मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कहीं भी तो इस तरह की घटनाएँ बढ़ती हैं। रायपुर चूँकि डेवलप हो रहा है तो उसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो नशा करते हैं और चाकू वाकू लेके चलते हैं, और छोटी छोटी बात पे, कभी लूटपाट के लिए, कभी आपस की रंजिश के लिए, कभी फ्रस्ट्रेशन में वो लोग चाकू वाकू इस टाइप की चीज़ें करते हैं। कई लोग ड्रग्स व्रग्स का कारोबार बढ़ता है तो भी ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल लाया जाना ज़रूरी है और पूरी कोशिश की जा रही है इसके लिए, और जैसे जैसे और सिस्टम डेवलप होते जाएगा इन चीज़ों पर कंट्रोल आ जाएगा जल्दी ही। सर, छत्तीसगढ़ हर मामले में अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्राइम, अलग बात है कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन और भी अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी अंदर से खोखला कर रही है छत्तीसगढ़ को, वो है शराब। छत्तीसगढ़ी महिला समाज, छत्तीसगढ़ में एक कमेटी चलती है, वो शराब के बिल्कुल अगेंस्ट है कि हर हाल में कुछ भी हो जाए शराब को बंद करना ही करना है, नहीं तो यंगस्टर जो है बर्बाद होंगे और फैमिली बर्बाद होगी। और कहीं लिखा भी था कि अगर यंगस्टर बर्बाद हुए, फैमिली बर्बाद हुई, इतना हो गया तो समझ लीजिए कि देश भी नुकसान में है। तो सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जनता और सरकार मिल के क्या कर सकती है? एक्चुअली देखिए, अब मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे खोल दूँ चाकू की दुकान जी। कि आइए आप लोग चाकू लेके जाइए और मर्डर करिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के। अब आप चाकू की दुकान खोल लेगा कोई, तो आप चाकू तो नहीं खरीदेंगे। नहीं, मैं नहीं खरीदूँगा, खरीदेगा वही जिसको मर्डर करना होगा या जिसको इसी में इंटरेस्ट होगा। तो कमी हमारी भी है, सरकार की तो आप नहीं बोल सकते। सरकार तो वो केवल एक क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बस सरकार का। जो लोग पीना चाहते हैं इससे सरकार उसके रेवेन्यू के, क्योंकि अगर सरकार नहीं बचेगी तो लोग घर घर बनाएंगे, जहरीली शराब बनेगी, लोगों के और भी जितने लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मरेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो बचपन से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, स्कूल में, घर में, हर जगह उनको सिखाएं कि शराब बुरी चीज़ है, इससे दूर रहें। बहुत सफल लोग भी शराब पीते हैं, असफल लोग जब शराब पीते हैं तब गड़बड़ होती। जो सफल हो जाते हैं फिर शराब पीते हैं, इसका मतलब कि वो कंट्रोल में कर रहे हैं हर चीज़। जो लोग अनकंट्रोल्ड पीते हैं कि मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है, उधार लेके या दारू पी के मर्डर करना या लड़ाई झगड़ा करना, वो प्रॉब्लम होती है। तो महिलाओं को चाहिए कि अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को शुरू से ही ये संस्कार देंगे। जो नॉनवेज नहीं खाता है वो अचानक से नॉनवेज नहीं खाता है कभी भी। आप बचपन सिखाते हैं उसको कि बेटा नहीं, वो पशु की हत्या करके खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी नॉनवेज नहीं खाता है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग आपने वैसी की। वैसे अपने बच्चों को अगर आप बचपन सिखाएंगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बुरी चीज़ है, तो वो बड़ा होने के बाद भी नहीं पिएगा। तो ये कमी हमारे सोशल सिस्टम की है, हमारे फैमिली सिस्टम की है कि हम लोगों ने इस तरह के संस्कार नहीं दिए, या उन लोगों ने उसी माहौल को देखते हुए बड़े हुए कि पापा तो पीते हैं, चाचा तो पीते हैं, भैया तो पीता है, तो मैं क्यों नहीं पी लूँगा। ये चीज़ देख के तो कमी हमारी है। हर चीज़ के लिए सरकार को दोषारोपण करना सही नहीं है। सर, जैसे आप सिविल सेवा में आए हैं, इतना टाइम हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा लाइफ का, जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उसमें आप सफल भी हुए हैं। लेकिन अभी मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था आपका, स्क्रॉल करते करते, तो थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं। तो उसमें आप लिखे थे कि आदरणीय मैडम जी के लिए, तो बोले, आपने कहा था कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है ये। तो 2 डिसीजन हो गए हैं, ये भी सर्विस भी और लाइफ पार्टनर का भी। तो दोनों में सबसे बड़ा डिसीजन मतलब कि
मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर इसका जवाब। दोनों में सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा था? अभी तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? नहीं सर। शादी अगर तुम सही लाइफ पार्टनर चुनते हो तो तुम्हारी लाइफ की 85% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। इसलिए अगर दोनों में से मुझे पूछा जाए कि तो बढ़िया डिसीजन कौन सा था कि सिविल सर्विस में आने का या शादी करने का निर्जा से, तो मैं बोलूँगा निर्जा शादी करने का, क्योंकि उसके आने के बाद से मेरी लाइफ इतनी आराम हो गया है। मुझे हर चीज़ मेंटली में बहुत आराम मेरे आगे, कोई भी कलेश नहीं होता है घर में। अगर आपका घर में कलेश नहीं है तो आप बाहर भी ड्यूटी अपनी अच्छे से करते हैं। उसका यही कारण है कि निर्जा के चलते ही मेरी जो लाइफ है वो इतनी स्टेबल हो गई है कि मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो मैं उसको झेल लेता हूँ। इसलिए अगर आपको करना है, शादी करनी है, बहुत सोच समझ के सही लाइफ पार्टनर चुन के करिए। तो मेरा सबसे बड़ा डिसीजन तो यही था, निर्जा शादी करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप। और सर घर में परिवार का माहौल, बैकग्राउंड कैसा था? वेल इस्टेब्लिश या नॉर्मल एवरेज फैमिली, जैसे आर्थिक जो होता है, आर्थिक मजबूती किस टाइप का था सर? मैंने पहले बताया पापा मेरे जज थे जी तो कभी मुझे शुरू से अच्छे स्कूल में पढ़ाई की हम लोग। जी जी। और पापा चूँकि बहुत ही ईमानदार टाइप के जज थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी की चर्चा अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी होती है। तो हम लोगों ने बहुत पैसा भी नहीं देखा, लेकिन पैसे की कमी भी कभी नहीं हुई। और शुरू से हम संस्कार ये दिया गया कि बेटा मतलब जब भी नौकरी करो तो गर्व के साथ करना, कभी पिता का कंधा या सर न झुके। तो उसी हिसाब से मैं नौकरी करता हूँ। और मेरे जो बाबा थे, मतलब पिताजी के पापा, दादाजी थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर थे। तो शुरू से ही हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही लोग रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पे रहे हैं। तो माहौल शुरू से अच्छा ही मिला है मुझे, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ। सर आपका जो सेहत है, हेल्थ है, इतनी ज़बरदस्त है, उसके पीछे मैडम जी का ही हाथ है कि या फिर खुद से ही बचपन से आप मतलब एक्साइटेड हो कि नहीं, सुबह हम देसी लोग हैं, हमको देसी स्टाइल में सेहत सुधारना है, अच्छा मेंटेन करना है, और सिविल से हम जाना है तो सेहत का बहुत ख्याल रखना है? वो तो ट्रेनिंग में तो रहता ही है, लेकिन वाइफ का बहुत योगदान है इसमें। वो सुबह मैं अगर आलस भी करता हूँ तो सुबह उठा के मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, खाना खाने के लिए, अच्छी डाइट के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती है। तो मैंने बोला ना, सबसे बड़ा जो बेस है वो माता पिता के बाद कोई मिला है तो मेरी वाइफ ही मिली है। और उसके चलते ही जो भी है 85% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कर देती है, बाकी 15% तो बहुत सारे प्रोड्यूसर, बस्तर में भी एक फिल्म भी बन रही है, बस्तर की लेडी कॉप, सुपर कॉप के पर बेस्ड मेन लीड, और उनमें नक्सलाइट को कैसे उनको बीट करना है, इस कैटेगरी पर, इस टॉपिक पर बन रही है फिल्म। तो उनका भी स्टोरी है। और जो आपका चोला माटी के राम है, लगभग उसी के बारे में बताया गया है। तो भविष्य में कुछ समय बाद यदि आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिलता है कि हम आपकी किताब पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे सर? बिल्कुल अलाउ करूँगा। जो मैंने स्टोरी लिखी है, मैं चूँकि मैं रॉयल्टी लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो अगर कोई उस पर काम करना चाहेगा, उसको लिखना चाहेगा, बोलेगा, तो मैं उसके लिए स्क्रीन प्ले और भी लिख सकता हूँ। या और भी लड़के हैं मेरे साथ के जो स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, अच्छा, उनको बोल दूँगा, वो लोग काफ़ी और बेटर करके देंगे। मैं चाहता हूँ कि बस्तर की जो स्टोरी, जो दास्तां है वहाँ के लड़कों की, वहाँ के रहने वालों की, वो बाकी दुनिया भी जाने। कोई छिछली मूवी टाइप की ना बने, ऐसी मूवी बने जो सच्चाई से वाकिफ़ हो। कि कई लोग ऐसी मूवी बनाए, मैंने मूवी देखी भी है, बुक भी पढ़ी है, जो सच्चाई को दर्शाती नहीं, कोई एजेंडा लेके चलती है। मैं बिना एजेंडा के, चूँकि मैंने वहाँ पे कई गश्त किया है, ऑपरेशंस किए हैं, तो मैं वहाँ की रियलिटी को जानता हूँ, उसके हिसाब से मैंने किताब लिखी है। तो मैं अगर ऐसा कुछ ऑफ़र आता है तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको। सर, एक 2013 में बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ के। 13 से 14 सरकार के ही शहीद हो गए थे, झीरम घाटी कांड। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इस पे क्या आपको लगता है इस पर एक फ़िल्म बननी चाहिए? झीरम घाटी कांड पे फिल्म, अब मैं, बहुत बड़ा विषय है वैसे। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस पर फिल्म किस तरह से बनेगी, उसमें असलियत कितनी रहेगी, नाटकीय रूपांतर रहेगा कि उसमें सब फिक्शन रहेगा, लोग ज़बरदस्ती का उसमें एक एजेंडा बना देंगे, उस पर क्लियर नहीं है। लेकिन घटना तो सही में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी है वो। और वो उस पर अगर फिल्म बनेगी तो ये देखना पड़ेगा उसमें कि फ़िल्म वास्तविकता के कितने करीब है।